Hello everyone, कैसे हैं आप सब? So again I welcome you all to my channel. In today's lecture, we will study about some of the properties of transition elements. Okay? पिछले वीडियो में हम कुछ प्रॉपर्टीज ऑलरेडी देख चुके हैं. अब इस वीडियो में हम उससे कंटिन्यू करेंगे. ओके? So in last video, we already studied about variable oxidation state shown by transition elements. हमने देखा था कि transition elements क्यों variable oxidation state दिखाते हैं. मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, कौन सा एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाता. वी स्टडीड एवरीथिंग अबाउट इट. ओके, नेक्स्ट हमने देखा था व्हाई ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स आर कलर्ड. ओके, ट्रांजिशन मेटल आयन से जो कंपाउंड बनते हैं वो कलर्ड क्यों होते हैं. In today's lecture, we will studied about some magnetic properties of transition elements and catalytic properties of transition elements. Okay, and in next video we will see the next of the characteristics: alloy and interstitial compound and complexes of transition metal. Okay, I'm hoping कि आप पिछले सारे videos देख रहे हो guys, because it's important to go through the video. उसके बाद अपने books पढ़ो, go through the books once and then make your own notes. Okay, because this unit is very important from examination point of view. वेटेज भी बहुत ज़्यादा है. प्लीज़ रट्टा मत मारना. अगर आप रट्टा मारोगे तो 2-3 महीने में भूल जाओगे, तो काम तो आने वाला है नहीं. तो प्लीज़ क्लियर योर कंसेप्ट वंस एंड देन गो थ्रू इट. ओके, बार बार रिवाइज करते रहो, चीज़ें याद हो जाएगी. रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. ओके, and if you have any doubt you can ask me in the comment section. I will reply them as soon as possible. So let's get started. Magnetic properties. Okay guys, हमने when we studied about characteristics of transition elements, तो हमने एक point पढ़ा था कि the compounds of transition elements are paramagnetic in nature because they contain unpaired electrons, right? ये चीज हमने characteristics में पढ़ी थी. वही प्रॉपर्टी को अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. सो क्या होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, क्या होता है, कौन से सब्सटेंस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, राइट? तो जब आप किसी सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो या फिर उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो या फिर उस पर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हो, तो क्या होता है, सब्सटेंस के पास दो ऑप्शन हो. पहला ऑप्शन कि वो मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करे, राइट, या फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करे, राइट. जो सब्सटेंस which is weakly attracted by the magnetic field is known as paramagnetic substance, right? And this is usually because of the unpaired electrons which is present in your transition metal ion. Okay, जब आप कोई कंपाउंड या सब्सटेंस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे और वो उसकी तरफ वीकली अट्रैक्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिज्म, राइट? The phenomenon is known as paramagnetism, which is usually because of presence of unpaired electrons. I hope it is clear to all of you. Okay, दूसरे तरह का मैग्नेटिज्म है, that is diamagnetism. अभी diamagnetism क्या करता है, when the substance is placed in the external magnetic field और आप external magnetic field उस पर अप्लाई करते हो, तो that substance will repel by a magnetic field. ठीक है, वो अट्रैक्ट नहीं होगा उसके तरफ, दैट इज नॉट अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. तो ऐसा फिनोमिनन इज डायमैग्नेटिज्म एंड द सब्सटेंस इज नोन एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंस. अभी ये किसके वजह से है, दैट इज जनरली बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, दैट इज जनरली बिकॉज ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तीसरे तरह का मैग्नेटिज्म होता है, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म, दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म. आपने सुना होगा. फेरोमैग्नेटिज्म के बहुत सारे एग्जांपल हमको पता है. आयरन इज द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. ओके, कोबाल्ट इज द एग्जांपल ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. देन निकेल इज आल्सो फेरोमैग्नेटिक. ओके, आई होप ये चीजें आपको याद रखनी होती है कि फेरोमैग्नेटिक कौन सा है, क्योंकि एमसीक्यू में बहुत बार पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक. ठीक है, तो दैट टाइम यू मस्ट नो कि आयरन, कोबाल्ट, निकेल दे आर फेरोमैग्नेटिक. अभी फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक is nothing but it is extended version of paramagnetism, we can say that. Okay, क्यों? क्योंकि देखो पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है,
जो आपका सब्सटेंस है दैट इज वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, right? In case of ferromagnetism, it is strongly attracted by the magnetic field. It is strongly attracted by the magnetic field. मतलब क्या होगा, जब आप पैरामैग्नेटिज्म की बात करोगे तो जब आप सब्सटेंस जब आप आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड विड्रॉ कर लोगे तो दैट सब्सटेंस विल नो मोर इज will show its magnetic properties. Okay, वो सब्सटेंस अब मैग्नेटिक नहीं है. जब आप एक्सटर्नल फील्ड निकाल लोगे तो वो सब्सटेंस अब मैग्नेटिक नहीं है. लेकिन फेरोमैग्नेटिज्म के केस में इट इज स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेकिन जब आप वो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे, विड्रॉ कर लोगे, तब भी वो सब्सटेंस थोड़ी बहुत मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज दिखाएगा. दैट इज फेरोमैग्नेटिज्म. It is clear to all of you. I hope it is clear. Okay. Now तीन तरह के मैग्नेटिज्म देखे हमने, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म. In case of paramagnetism, it is weakly attracted by the magnetic field and it is generally because of unpaired electron. मतलब आपके सब्सटेंस में unpaired electron होने चाहिए तभी वो पैरामैग्नेटिज्म दिखाएगा. डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है, इट इज नॉट अट्रैक्टेड और वी कैन से इट इज रिपेल बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज बिकॉज ऑफ paired electron. In case of ferromagnetism, it is strongly attracted by a magnetic field. Okay. Now जब आप इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इट itself behave as a tiny magnet. Everyone knows that, right? वो खुद में ही एक टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है. तो जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं, हम पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाते हैं, राइट? तो इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग होता है और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन अलग होता है. तो ये दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के स्पिन को कैंसिल कर देते हैं. दे कैंसिल ईच अदर स्पिन. ओके. सो जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो इसका स्पिन मैटर करता है क्योंकि इसके स्पिन को किसी ने कैंसिल नहीं किया ना, राइट? तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा दैट इज बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, राइट? ओनली एटम विथ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एग्जिबिट मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, क्योंकि यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे यहाँ पे तो उनका स्पिन कैंसिल हो गया, दोनों ने एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर दिया. समझ में आई चीजें? Okay, so let's see what is orbital momentum and what is spin momentum. Okay, now abhi dekho, the magnetic movement of an electron is partly due to its orbital motion and partly due to its spin motion. जो magnetic property है electron की, okay, that magnetic movement वो किसके वजह से है, that is because of spin motion of electron and orbital motion of electron. अभी यहाँ पे देखो image में, okay, this is your electron. Okay, and now electron, and this is your nucleus. Electron is revolving around nucleus. ये घूम रहा है electron nucleus के around, right? And this is जो axis है दिख रहा है आपको ये वाला, this is spin, this is orbital, this is orbital spin. वो electron which revolve around the nucleus उसके वजह से जो मूवमेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से आ रही है ये वो है. ओके. इन केस ऑफ स्पिन मोशन उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस रिवॉल्व तो कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड, लेकिन उसके साथ साथ वो क्या कर रहा है, खुद के एक्सिस के अराउंड भी क्या कर रहा है, स्पिन कर रहा है, राइट? तो ये है आपका स्पिन का डायरेक्शन इस इलेक्ट्रॉन का, और इस इलेक्ट्रॉन का स्पिन का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है. सो दिस इज योर स्पिन मोमेंट, दिस इज योर स्पिन मोमेंट. देखो ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो जब पेयर्ड होंगे तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, लेकिन जब अनपेयर्ड होंगे तो इसका एक स्पेसिफिक मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, और इस इलेक्ट्रॉन का एक स्पेसिफिक मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. हाँ समझ में? तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है सब्सटेंस का, दैट इज एडिशन ऑफ ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट एंड spin magnetic moment. Understood? Now
इन केस ऑफ 3D ट्रांजिशन सीरीज, 3D ट्रांजिशन सीरीज के केस में ये जो ऑर्बिटल मोशन है ये थोड़ा सप्रेस हो जाता है। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, ऑर्बिटल मोशन नहीं, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसका वैल्यू थोड़ा सप्रेस हो जाता है, तो इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करते, हम उसको एडिशन में नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ही निग्लिजिबल होता है। तो अभी वो सप्रेस क्यों हो गया? क्योंकि जब आपके 3D ट्रांजिशन सीरीज के आयंस कंपाउंड बनाते हैं तो वो जिसके साथ कंपाउंड बना रहे हैं, जिस एटम जिस आयन के साथ वो कंपाउंड बनाते हैं, उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अदर एटम, आयंस और मॉलिक्यूल्स सप्रेस कर देती है द ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू द मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका जो कंट्रीब्यूशन है टू योर मैग्नेटिक मूवमेंट, ये कम कर देता है कौन? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ अदर एटम, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इसलिए हम इसको काउंट में नहीं लेते। तो जो इफेक्टिव मैग्नेटिक मूवमेंट है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है फॉर 3D ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये चीज याद रखना। लेकिन अगर आप 4D और 5D की बात करोगे, 4D और 5D ट्रांजिशन की बात करोगे, तो वहां पे आपको दोनों चीज ऐड करनी पड़ेगी, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट भी और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट भी। ओके, दोनों चीज ऐड करके आपका इफेक्टिव मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा। इज दैट क्लियर? तो वो चीज 4D और 5D में थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि आप ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंटम को भी ऐड करोगे। ओके, तो वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। इन केस ऑफ 3D it is only because of spin of electrons and not because of orbital contribution to the, and there is no orbital contribution to the magnetic movement. Why this is so? Because in the compounds of the transition metal ions, the electrostatic field of other atoms suppresses the contribution. Okay, I hope it is clear to all of you. समझ में आ गई है diagram? चलो, moving next. Now we will see how we can calculate the effective magnetic moment, that is denoted by mu. And this formula mu is equals to, mu is equals to n plus 2 under root, right? Mu is your effective magnetic moment. mu क्या है? Mu is your effective magnetic moment, and under root n in bracket n plus 2, this will give you to the magnetic value, effective magnetic movement. Okay, now this formula is only spin formula. Okay, this is spin only formula, इसको बोला जाता है spin only formula. The magnetic moment is calculated by spin only formula. Okay, which is nothing but mu, this is effective magnetic moment, is equals to under root n plus 2, where n is number of unpaired electron, where n is number of unpaired electron. Okay, unpaired electron. This thing you have to remember. ये फॉर्मूला याद रखना है आपको। इस फॉर्मूला को स्पिन ओनली फॉर्मूला बोलते हैं, ये याद रखना है। मैग्नेटिक मूवमेंट किससे दिखाते हैं? म्यू से दिखाते हैं। यूनिट क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट का? इट्स बीएम, बोअर मैग्नेटॉन। एक बोअर मैग्नेटॉन की वैल्यू क्या होती है? EH divided by 4m C pi, okay, which is nothing but 9.27 into 10 to the power minus 24 joule per Tesla. ठीक है, and n is your number of unpaired electron present in the substance. So अभी मुझे एक बात बताओ, हमने बोला पैरामैग्नेटिज्म किसके वजह से है? That is because of number of unpaired electron. और ट्रांजिशन मेटल आयन में हम पढ़ चुके हैं देयर आर नंबर ऑफ एलिमेंट्स और देयर आर नंबर ऑफ मेटल आयंस व्हिच हैज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, राइट? तो मोस्ट ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस और देयर कंपाउंड्स आर
पैरामैग्नेटिक, राइट है। ओके हमने कलर्स में पढ़ा कि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन पॉसिबल है तो वो कलर इमिट करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा हमको, वो कलर एब्जॉर्ब करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, दैट्स व्हाई द सब्सटेंस विल बी कलर्ड। ओके तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से वो क्या है, वो पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है तो जो भी कंपाउंड पैरामैग्नेटिक रहेगा वो कलर्ड भी रहेगा। क्यों कलर्ड रहेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन डी ट्रांजिशन कर सकते हैं। आई जी समझ में, तो ऐसे लिंक करके पढ़ना है आपको चीजों को। तो अभी अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर म्यू, फॉर्मूला दिया है आपको मैग्नेटिक मूवमेंट का। ओके n इज इक्वल्स टू 1, मतलब जब आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा तो 1, n की जगह हमने वैल्यू पुट की 1, 1 प्लस 2 दैट इज अंडर रूट 3, वैल्यू क्या आई 1.73 बोर मैग्नेटॉन। व्हेन n इज इक्वल्स टू 2 हमने वैल्यू पुट की n की जगह पे अंडर रूट 8 दैट इज 2.83 बोर मैग्नेटॉन। n is equals to 3 तो वैल्यू क्या आई 3.87 बोर मैग्नेटॉन। when n is equals to 4 value is 4.89 bohr magneton, and when n is equals to 5 value is 5.92 bohr magneton। अभी आप इससे एक चीज समझ सकते हो कि जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, राइट 1 2 3 4 5, वैसे वैसे मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ रहा है। तो कौन सा मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, पैरामैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, राइट। as the number of unpaired electron increases paramagnetism increases, understood। तो सबसे ज्यादा कहाँ होगा, when n is equals to 5 it is 5.92 बोर मैग्नेटॉन। तो क्वेश्चन एमसीक्यू में इस तरह से आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन शो हाइयर मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सारे के सारे मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करते बैठ जाए, राइट। द सिंपल ट्रिक इज कि जो भी आयंस आपको दिए हैं कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आप पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो उस आयन का और देखो कि उसमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। जिसमें ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा या फिर उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा। ओके क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज मोर पैरामैग्नेटिक, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं। तो दैट इज ओनली ट्रिक टू सॉल्व द एमसीक्यू इन अ क्विकर वे, ओके विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। नाउ थ्योरी में क्वेश्चंस, अगर थ्योरी के क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो आते हैं कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट फॉर द मेटल हैविंग एटॉमिक नंबर 27। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 27 मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जिसका एटॉमिक नंबर 27 है। तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, एर्गॉन 3d7 4s2। अभी उन्होंने बोला है कि m डाई पॉजिटिव स्टेट में आपको इसका कैलकुलेट करना है। मेटल का एटॉमिक नंबर है 27 लेकिन उसका कैलकुलेट का में करना है m डाई पॉजिटिव स्टेट में। तो दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से जाएंगे, 4s से जाएंगे, इट इज 3d7 4s0। तो आप इसका ब्लॉक डायग्राम निकाल लो। पहले क्या करोगे, पहले पांचों इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल करोगे इन 5d ऑर्बिटल्स, ओके। और उसके बाद रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आप पेयरिंग करोगे यहाँ पर। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है अभी हमारे पास, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो अभी हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट एन एन प्लस टू, एन की जगह पे 3 लिखेंगे, राइट 3 प्लस टू दैट इज अंडर रूट 15। वैल्यू क्या आ गया 3.87 बोर मैग्नेटॉन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, पक्का। सो कमेंट करो, एक क्वेश्चन दे रही हूँ मुझे, आप मुझे आंसर कमेंट करो। The question is calculate the magnetic moment for Fe tripositive ion. Calculate the magnetic moment for Fe tripositive ion. Okay, क्या करना है आपको, Fe tripositive का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को इस फॉर्मूला में पुट कर दो और वैल्यू निकाल लो। आई चीज समझ में, चलो आई होप मैग्नेटिक मोमेंट इज क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू।
ओके, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में जस्ट यू हैव टू रिमेंबर पैरामैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं, डायमैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म किसे बोलते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो दैट इज पैरामैग्नेटिक, अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो दैट सब्सटेंस इज डायमैग्नेटिक। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है? ऑर्बिटल मोमेंट 3D सीरीज में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता है, 3D सीरीज में 4D 5D में होता है। यूनिट क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? इट्स बोर मैग्नेटॉन। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे वैसे वैसे पैरामैग्नेटिज्म भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे पैरामैग्नेटिज्म इंक्रीज होगा दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू भी इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? नाउ बहुत सारे मेटल आयन हमारे पास है जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट मीन्स वो पैरामैग्नेटिक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दैट ऑल्सो मीन्स कि वो डी ट्रांजिशन करेंगे तो वो कलर्ड भी हो सकते हैं। तो हम ऐसा बोलते हैं कि हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर कलर्ड बिकॉज ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, डायमैग्नेटिक तो कलर नहीं हो सकते क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे उसके अंदर। बहुत कम टाइम ऐसा होता है जब डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कलर्ड होते हैं। नेक्स्ट इज योर कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नाउ कैटालिटिक प्रॉपर्टीज में हमने इसमें भी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी व्हेन वी स्टडीड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स आर यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अभी कैटलिस्ट का काम क्या होता है? सबसे पहले तो ये चीज, what is the use of catalyst in the reaction? What catalysts do? Catalyst actually accelerate the reaction. Catalyst increases the rate of chemical reaction. It makes reaction to happen earlier or quicker, right? So ये क्या करता है कैटलिस्ट? ऐसा क्या करता है जिसके वजह से रिएक्शन फास्ट हो जाती है या रिएक्शन का रेट बढ़ जाता है? राइट, यू मस्ट नो ना कि ऐसा क्या किया कैटलिस्ट ने जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट हो गई। जिस रिएक्शन को होने को पहले 15 मिनट लग रहे थे अब वो रिएक्शन 5 मिनट में हो रही है बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट ने ऐसा क्या किया? राइट, तो rate of the chemical reaction is increases by the decrease of activation energy of the reactants। reactants की जो activation energy होती है, आपने SN1 SN2 पढ़ा है राइट? एक पीक आता है ऐसा, ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका प्रोडक्ट है। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट, राइट? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? रिएक्टेंट को इस स्टेट से जाना पड़ेगा। ये जो एनर्जी बैरियर है ये वाला, ये रिएक्टेंट को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट? एंड दिस इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। दिस इज नथिंग बट एक्टिवेशन एनर्जी। ये रिएक्शन बैरियर जितना बड़ा होगा या फिर ये पीक जितना ऊपर होगा उतना ज्यादा रिएक्टेंट को टाइम लगेगा टू गो देयर एंड देन कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू प्रोडक्ट, राइट? लेकिन कैटलिस्ट क्या करता है? कैटलिस्ट ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, राइट? कंसिडर ये एक्टिवेशन एनर्जी पहले 10 किलो जूल पर मोल थी, बिकॉज ऑफ कैटलिस्ट इट कम्स टू 7 किलो जूल पर मोल। तो अभी कम टाइम लगेगा ना, हमको सिर्फ इतनी एनर्जी देनी पड़ रही है तो टाइम भी कम लगेगा, राइट? सो दिस डिक्रीज is caused by the catalyst which probably alter the path of the reaction। अभी कैटलिस्ट ने ये डिक्रीज तो कर दिया, लेकिन ये डिक्रीज की वजह से होता क्या है? कंसिडर कि आपको कहीं जाना है, आपको सिर्फ एक ही रास्ता पता है जिसके वजह जो अगर आप लोगे, मतलब अगर आप उस रास्ते से जाओगे तो आपको नियर अबाउट हाफ एन आवर लगेगा आपके डेस्टिनेशन पे जाने के लिए, ओके? लेकिन आपको कोई बंदा मिलता है और वो बोलता है इफ यू गो थ्रू दिस रोड you will reach there within 15 minutes, ओके? तो वो क्या हो गया? उसने शॉर्टकट बता दिया, उसने आपका रास्ता बदल दिया। डेस्टिनेशन इज स्टिल द सेम, अब आपको वही जाना है, लेकिन पहले आप लंबे रास्ते से जा रहे थे, पहले आप लॉन्ग कट ले रहे थे, अभी आपको शॉर्टकट पता चल चुका है। तो आपने क्या चेंज कर दिया? आपने रास्ता चेंज कर दिया, यू जस्ट चेंज द पाथ। तो वही कैटलिस्ट करता है, कैटलिस्ट अल्टर द पाथ ऑफ द रिएक्शन by decreasing the activation energy, okay?
दूसरा, वाई ट्रांजिशन मेटल आयन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, अगर इसका रीजन पूछा तो दैट इज बिकॉज कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं and they provide large surface area for the reactants to get absorbed. ओके मतलब उसके सरफेस पे रिएक्टेंट एड्सॉर्ब होके अपनी रिएक्शन कैरिड आउट कर सकते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई ट्रांजिशन मेटल आयन are catalyst or will act as a catalyst. Okay, also they contain number of unpaired electrons, that is also the reason. Now ये consider ये reaction यहाँ पे दी गई है A plus B, ये रिएक्टेंट है आपका. ओके, A plus B, दिस इज द रिएक्टेंट. कैटलिस्ट हमने यूज किया है C. तो C ने क्या किया, कैटलिस्ट ने क्या किया, अपना सरफेस दिया किसको, रिएक्टेंट को, A और B को, टू गेट एब्जॉर्ब ऑन द सरफेस और अपनी रिएक्शन कैरिड आउट करो. ओके, तो जिसके वजह से एक इंटरमीडिएट बना A बॉन्ड B बॉन्ड C. ठीक है, यहाँ पे A भी है, यहाँ पे B भी है, और ये किसके सरफेस पे है, ये C के सरफेस पे है. अंडरस्टूड. तो आफ्टर सम टाइम ये इंटरमीडिएट बना, आफ्टर सम टाइम ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, राइट ये ब्रेक डाउन हो जाएगा, दैट मीन्स आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा ए बी. दिस इज योर प्रोडक्ट नाउ, राइट. एंड कैटलिस्ट विल रीजनरेट इटसेल्फ. कैटलिस्ट जैसा था वैसा बाहर निकल गया, जैसा हमने ऐड किया था वैसा हमको at the end of the reaction we regenerated it, right. तो कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट सिर्फ रिएक्शन का रेट बढ़ाता है, it never take parts in chemical reaction. Okay, so the bond are formed between reactant molecule and atoms on the surface of catalyst, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया. This results in the formation of reaction intermediate which provides path of lower activation energy and therefore increases the rate of reaction. I hope आपको कैटालिटिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ चुकी है. ओके, कौन से मेटल आयंस है जो कैटालिस्ट की तरह एक्ट करते हैं, दैट आर आयरन, कोबाल्ट, देन प्लैटिनम, chromium, manganese. These are some elements. Nickel is there, platinum is there, palladium is there. There are a number of elements which can act as a catalyst in organic reactions. Okay, in inorganic reactions also. Now these are the some of the example of compounds which act as a catalyst, okay, which have transition metal ions in them, like MnO2, manganese dioxide. It is used as a catalyst in decomposition of potassium chlorate to oxygen, right, O2. Now nickel is used as a catalyst in hydrogenation of oils to fats. Vanadium pentoxide V2O5 is used as a catalyst in contact process. कॉन्टैक्ट प्रोसेस किसके लिए होता है, इट इज फॉर H2SO4 मैन्युफैक्चर. सल्फ्यूरिक एसिड के मैन्युफैक्चर के लिए जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉन्टैक्ट प्रोसेस. कौन सा कैटलिस्ट यूज किया हमने, वैनेडियम पेंटाऑक्साइड. देन हम आयरन भी यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट व्हेन द रिएक्शन इज बिटवीन आयोडाइड एंड परसल्फेट आयन, दैट मींस I नेगेटिव प्लस परसल्फेट आयन H2O3, और यहाँ पे क्या होगा, इट इज Fe tri-positive, Fe tri-positive. Now this is very best example for catalytic properties. Now ये Fe tri-positive क्या कर रहा है, it is providing the surface for the reaction of I negative and H2O8 persulfate dinegative ions, right. So ये इसके लिए अपना surface दे रहा है, और at last at the end of the reaction हमको Fe tri-positive फिर से जैसा वैसा मिल जाएगा. Okay, it will regenerate itself. हाँ, रिएक्शन में Fe ट्राइपॉजिटिव का Fe डाइपॉजिटिव कन्वर्जन होगा, लेकिन एट द एंड हमको Fe ट्राइपॉजिटिव ही मिलेगा. ओके, नेक्स्ट इज योर टिटेनियम क्लोराइड TiCl4. ओके, which when uses with aluminium it is act as zinc-nata catalyst. ये याद रखना है आपको, zinc-nata catalyst क्या है और किससे कौन सा आयन प्रेजेंट है उसमें. ओके, तो ये कब यूज होता है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, इथिलीन,
number of ethylene molecule polymerizes to give polyethylene. Okay. Iron and molybdenum, they are used in the manufacture of ammonia. NH3 बनाने के लिए कौन से कैटलिस्ट लगते हैं? आयरन एंड मोलिब्डेनम. इसका जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया इज नोन एज हेबर्स प्रोसेस. ओके, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है हेबर्स प्रोसेस के नाम से, तो आपको ये याद रखना है हेबर्स प्रोसेस में हम क्या करते हैं और उसमें कौन सा मेटल आयन हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज कोबाल्ट thorium alloy. It is used in the synthesis of gasoline. These are some of the compounds of transition metal ions or metal ions transition elements which directly use as a catalyst in the reactions. Okay, वो कहाँ यूज होते हैं, वो रिएक्शंस आपको दी गई है. जस्ट रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ये आपको याद करना है क्योंकि इन पे क्वेश्चंस आते हैं. अंडरस्टूड? I hope catalytic properties is clear to every one of you. Okay, if you have any doubt, you can ask me. Now, next is your questions. Okay, test yourself. जो आज हमने पढ़ा, आप ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आंसर देम इन द कमेंट सेक्शन. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट. हमने देखा है मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है. जस्ट यूज इट. Now, which of the following statement is not true? Yeah, this is about paramagnetism, diamagnetism, and colored compound. So, आपको statement पढ़ने हैं and you have to answer which of the following statement is not true. Okay, इसमें बहुत लोगों को confusion हो जाता है, बहुत बच्चों को confusion हो जाता है कि हमको not true correct टिक करना है या true टिक करना है. तो please focus कि आप not true मतलब false वाला टिक करो. Okay. देन आपको नीचे कुछ कॉलम दिए हैं, कैटलिस्ट दिए हैं वन साइड में और एक साइड में उनके प्रोसेसेस दिए हैं कि ये कैटलिस्ट किस प्रोसेस में यूज होते हैं. सो मैच दिस कॉलम. ओके, और एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही दिया है कि यू हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ किसका? Fe ट्राई पॉजिटिव आयन. यू कैन प्रैक्टिस द मैग्नेटिक मूवमेंट. आप मैग्नेटिक मूवमेंट का कैलकुलेशन की प्रैक्टिस कीजिए. अलग अलग आयन लीजिए, लाइक निकेल डाइपॉजिटिव लीजिए, कोबाल्ट डाइपॉजिटिव लीजिए, उनके मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस कीजिए एंड चेक देम इन योर बुक्स कि वेदर यू आर डूइंग इट राइट और रॉन्ग. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे. सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन कीप लर्निंग. बाय बाय. थैंक यू.